हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। इस क्लास को एक बार सभी जगह शेयर करेंगे, लाइक करेंगे सेशन को और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अभी 9 बजे हमारे यहाँ पे एक इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है, क्वेश्चन आंसर सेशन, जिससे आप मोटिवेट हो सकते हैं और उन अधिकारियों के बारे में जो प्रदेश की सिविल सेवा में या देश की सिविल सेवा में जाते हैं और किस तरह की रणनीति को अपनाते हैं अपनी तैयारी को करते हुए। तो आप भी अगर ये सपना रखते हैं तो आज इंटरव्यू को ज्वाइन करेंगे 9 बजे। अगर ये सपना नहीं भी रखते हैं तो भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है सफल लोगों से। जो लोग अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं उनसे हर दम कुछ ना कुछ सीखने को हमें मिलता है। तो 9 बजे उसको ज्वाइन करेंगे। इसीलिए इस क्लास मैंने आज थोड़ी सी पहले कर ली है, 8:30 से क्लास कर ली है। 9 बजे से ही हमारी क्लास होती है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, वहां पर आप पहुंच जाएं। तो इसलिए उस क्लास को आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है, पहले तो एक बार शेयर कर दो क्लास को आप लोग सभी जगह, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ पाए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका जनगणना। और जनगणना कहाँ की? यूपी की जनगणना, अर्थात उत्तर प्रदेश की जनगणना। उत्तर प्रदेश की जनगणना, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनगणना, ठीक। तो जुड़ जाओ हमारे साथ सभी लोग, तभी हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन इससे रहते हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को नहीं करोगे, अगर ये सेशन पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है जनसंख्या से, ठीक है। और आपकी बहुत जल्द यूपी पुलिस में और यूपीएसआई की वैकेंसी भी आने वाली है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। चलेगा, पहले तो जनगणना होती क्या है? जनगणना होती क्या है? तो एक निश्चित समयांतराल में, क्या? एक निश्चित समयांतराल में, एक निश्चित अर्थात एक डेफिनेट टाइम में, मतलब हर प्रत्येक 2 साल बाद या प्रत्येक 3 साल बाद या प्रत्येक 10 साल बाद, जैसे भी आप इसको सेट करना चाहें, ये आपके ऊपर है, मतलब देश के ऊपर है। वहां की सरकार, जिन लोगों के भी ऊपर ये जिम्मेदारी होती है इसको कराने की, सेंसस कहते हैं इसको, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम सेट करते हैं। क्या करते हैं? पर्टिकुलर टाइम सेट करते हैं, एक निश्चित समयांतराल पर, अर्थात इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक समय के अंतर पर, के हर 10 साल बाद। अब भारत की बात करें तो भारत में तो हर 10 साल बाद जनगणना की जाती है। तो एक निश्चित समयांतराल पर, टाइम इंटरवल पर, समयांतराल पर, ठीक है, एक निश्चित समयांतराल पर, कैसे पर? एक निश्चित समयांतराल पर जनसंख्या की एक आधारिक गणना, जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन। अब हर देश में पॉपुलेशन होती है ना। देश का निर्माण कैसे होता है? देश का निर्माण ही जनसंख्या से होता है, जमीन से होता है, वहां की सरकार या शासन व्यवस्था से होता है। इन सब तरीकों से देश का निर्माण होता है। देश का एक अभिन्न पार्ट होते हैं वहां के लोग, अर्थात पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को जब हम एक निश्चित समयांतराल पर काउंट करते हैं, जब उसको हम काउंट करते हैं कि हर 2 साल में कितनी बढ़ गई, या 2 साल पहले इतनी थी तो अब कितनी है। भारत में ये 2 साल 3 साल नहीं है, भारत में प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना जो भारत में की जाती है वो हर 10 साल बाद की जाती है। तो कह सकते हैं कि एक निश्चित, या भारत की बात करें तो 10 साल के समय अंतराल पर जनसंख्या की आधारिक गणना जनगणना कहलाती है, ठीक है। जनसंख्या की आधारिक गणना, जनसंख्या की क्या? आधारिक अर्थात आधारिक गणना जनगणना कहलाती है। जनगणना, आधारिक गणना, जनगणना अर्थात सेंसस कहलाती है। क्या कहलाती है? सेंसस कहलाती है, ठीक है। सेंसस कहलाती है। क्या कहलाती है? सेंसस कहलाती है। क्या कहलाती है? भारत में सेंसस कहलाती है, ठीक है। एक निश्चित समयांतराल पर जनसंख्या की आधारिक गणना जनगणना अर्थात सेंसस कहलाती है। भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत में ये जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत में जनगणना का इतिहास कब से है, किसके द्वारा भारत में जनगणना को शुरू किया गया था। तो भारत की अगर मैं बात करूं कि भारत में जनगणना कब शुरू की गई, तो ये 1872 में। और 1872 में भारत का जो गवर्नर जनरल था, क्या था? भारत का जो वायसराय कह सकते हैं, क्योंकि 1858 से भारत में वायसराय का पद आ गया था।
एक ही व्यक्ति होता था, चाहे वो गवर्नर जनरल का हो चाहे उसे वायसराय का हो। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड मेयो। तो 1872 में प्रथम जनगणना हुई भारत में। कैसी हुई? प्रथम जनगणना हुई भारत में, ठीक है, प्रथम जनगणना, प्रथम जनगणना। तो 1872 में देश की प्रथम जनगणना। और लेकिन नियमित जनगणना की बात करें, क्योंकि अब अभी अगर देखा जाए तो हर 10 साल में भारत की जनगणना होती है, हर 10 साल में। लेटेस्ट जो जनगणना के हमारे पास आंकड़े हैं, जो स्टेट्स हैं, वो है 2011 के। इसके बाद 2021 की होगी, उसके बाद 2031 की होगी। तो हर भारत में नियमित एक रेगुलर टाइम पीरियड है। लेकिन उसी रेगुलर टाइम पीरियड की बात करें तब से लेके अब तक उसी 1881 से एक रेगुलर शुरू हुई, अर्थात नियमित शुरू हुई, तय किया गया। ये तो कोई नियमित नहीं थी, इसके बाद नहीं पता था कि आगे जनगणना करानी है कि नहीं करानी है, तो ऐसे ही करा ली गई 1872 में। लेकिन 1881 में तय किया गया कि भारत में एक नियमित जनगणना, समय तय कर लिया गया कि हर 10 वर्ष बाद होगी, जो आधार होंगे वो क्या होंगे, तो ये सारे काम तय कर लिए गए। और तब से लेके अब तक भारत में जनगणना होती है। तो ये माना जाता है कि एक नियमित अर्थात रेगुलर जो सेंसस होने का की जो स्टार्टिंग है भारत में, वो 1881 है। कब से? अब 1881, अर्थात 1881 भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत होती है। कैसी होती है? नियमित जनगणना की शुरुआत होती है भारत में। नियमित जनगणना की शुरुआत भारत में कब से होती है? नियमित जनगणना अर्थात रेगुलर सेंसस की शुरुआत होती है 1881 में। और ये समय था भारत में लॉर्ड रिपन का। किसका था? लॉर्ड रिपन का। तो अगर क्वेश्चन ऐसे बने कि भारत में नियमित जनगणना किसके समय से शुरू हुई, तो लॉर्ड रिपन। कब से शुरू हुई, तो आपका कौन हो जाएगा? कब से शुरू हुई तो हो जाएगा आपका कौन? 1881 से, ठीक है। प्रथम जनगणना पूछे तो फिर 1872 किसके समय से? लॉर्ड मेयो के समय से, ठीक है। ये किस नीचे वाला नियमित समय किसका था? लॉर्ड रिपन का था। किसका था? लॉर्ड रिपन का था। हाँ, आवाज नहीं आ रही होगी मुझे पता है, माइक म्यूट रह गया था, ठीक है। अब आ रही होगी आवाज, उम्मीद है। हाँ, तो भारत में नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई। कब से हुई? 1881 से, लॉर्ड रिपन के समय से। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि भारत में नियमित जनगणना किसके समय से शुरू हुई, तो राइट आंसर होगा आपका लॉर्ड रिपन। भारत में प्रथम जनगणना किसके समय में हुई, तो आपका होगा लॉर्ड मेयो। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? 1872। भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881। ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आप इनको नोट करना और मैं इसके आगे चलता हूं, ठीक है। हाँ, शिवम यादव बुंदेलखंडी, बिल्कुल सही कह रहे हो, चलेगा। हाँ, इसके बाद हम आते हैं 1881 में पहली जनगणना हुई नियमित की अगर बात करें। इसके बाद 1891 में हुई। तब से लेकर अब तक हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है भारत में। 1911 में, 1901 में हुई, 1911 में हुई और 1921 में। 1921 की जनगणना अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय कुछ हुआ। इससे क्वेश्चन बनता है। जो 1921 की जनगणना हुई, 81, 91 और उसके बाद 1 और 11 और 21, 5वीं जनगणना थी। 1921 की जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये बनता है 1921 की जनगणना में कि भारत में किस जनगणना को भारत का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। भारत का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1911 के बाद जब 1921 में भारत की जनगणना हुई, 1911 के बाद 1921 में जब भारत की जनगणना हुई, तो आमतौर पर ये जो 10 साल का वक्त था 11 से लेकर 21 तक, आमतौर पर ये देखा जाता है कि हर बार कुछ न कुछ जनसंख्या बढ़ती है, क्योंकि घटती तो है नहीं भाई। 2001 में जितनी थी उससे ज्यादा बढ़ के 2011 में हो गई, 2011 में जितनी है उससे ज्यादा बढ़ के 2021 में हो जाएगी। हम इसी बात से चिंतित हैं। हम बहुत सारे प्लान लाना चाहते हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बना रखे हैं। हमारे देश में अभी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आएगा, क्योंकि जनसंख्या को नियंत्रण रखना, कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है सारे देशों को, क्योंकि आपके पास लैंड रिसोर्सेस बहुत सीमित हैं। बाकी और बहुत सारे, पानी हो, हवा हो, ये सारे बहुत सीमित है रिसोर्सेस। हर देश के पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो बहुत सीमित होते हैं, संसाधन। आप उन संसाधनों को बहुत सारे लोगों में नहीं बांट सकते।
अगर बांटोगे तो मानव का जो जीवन स्तर है बहुत नीचे चला जाएगा। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करना होता है। तो आमतौर पर क्या है, बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन 2011 से लेके 2021 का ऐसा वर्ष था जिसने भारत की जनसंख्या को विभाजित किया। विभाजित करने का मतलब है कि भारत की जनसंख्या में एक त्रासदी आई, नेगेटिव ग्रोथ रेट रही, नेगेटिव ग्रोथ रेट रही, जो कि अब तक कभी हुआ ही नहीं। 1911 की जो जनगणना थी अपने आप में 5वीं जनगणना थी, और इसको भारत का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, विभाजक वर्ष कहा जाता है। इस समय इतने सारे अकाल पड़े, इस समय इतने सारे अकाल पड़े कि लोगों की भूख से हत्या हो गई, मृत्यु हो गई, इतनी सारी महामारियां फैली, सरकार रोक नहीं पाई। न तो सरकार उनके भोजन का प्रबंध कर पाई, न सरकार उनके स्वास्थ्य अर्थात उनके इलाज का प्रबंध कर पाई, और लोग, बहुत सारे लोग इस बीच मारे गए। उल्टा सरकार उनसे जो वसूली होती है, राजस्व की वसूली होती है, वसूलती रही, चाहे किसान भूखा रह गया लेकिन उसको सरकारी खजाने में राजस्व जमा करना है, नहीं तो उसे कोड़े मारे जाएंगे, नहीं तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल में रखा जाएगा, उसे पीटा जाएगा, उसे लटकाया जाएगा। तो किसानों को डर भी होता था। तो इस समय क्या हुआ कि बहुत सारे किसानों की या बहुत सारे देश के लोगों की, जो देश के लोग थे, उनको उनकी मृत्यु हो गई और नेगेटिव ग्रोथ रेट रही। भारत की जो वृद्धि दर थी 1911 में जितनी जनसंख्या थी उससे घट गई 1921 में। ग्रोथ रेट -0.31% रही। कितनी रही? -0.3%, माइनस में रही, अर्थात जो पॉपुलेशन थी भारत की उससे घट के कम हो गई। इंटरव्यू के बारे में बोल देना एक बार। जी सर। हाँ, इंटरव्यू के बारे में एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि 9 बजे आपका शुरू हो जाएगा, और 9 बजे से पहले ही मैं इस क्लास को छोड़ दूंगा। ठीक है, इस क्लास को मैं 9 बजे से पहले ही छोड़ दूंगा। और हमारा एक IAS PCS का चैनल बन चुका है, वहां पर ये दोनों लोग जो आपके सामने, सबसे बड़ा एक जो सरप्राइज है वो रिवील नहीं करना चाहिए बट बता देता हूँ, वहां पर ये दोनों लोग आपके साथ कंटिन्यू करने वाले हैं IAS PCS की परीक्षा में। जिन लोगों की रैंक सेकंड है, एक हमारे साथ जो अनुपम मिश्रा हैं, अनुपम मिश्रा जी, उनकी UPPCS में सेकंड रैंक है, वो आपको पढ़ाने वाले हैं। अब बताइए कितना बड़ा सरप्राइज है ना, बहुत बड़ा सरप्राइज। तो IAS PCS का जो हमारा चैनल है उस पर आपको बहुत सारी क्लासेस देने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी क्लासेस आपको देने वाले हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, मजा आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है जनसंख्या को पढ़ने में मजा आ रहा है ना। हाँ जी, क्लियरिटी नहीं आ रही, किस चीज में भाई क्लियरिटी नहीं आ रही? NTPC की क्लास आज नहीं हुई बट कल होगी। ठीक है, तो वृद्धि दर जो थी क्या थी? वृद्धि दर थी वो नेगेटिव वृद्धि दर थी, पॉपुलेशन घट गई, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? भारत का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, हाँ ठीक। चलिए, इसके बाद मैं आगे चलता हूं। ठीक, इसके बाद मैं आगे चलता हूं, और फिर 1921 के बाद 31 में हुई, 31 के बाद 41 में, फिर 51 में। 51 में जो 1951 में भारत की जनगणना हुई थी, कब हुई थी? 1951 में जो भारत की जनगणना हुई थी वो आजादी के बाद, अर्थात तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना थी। आजादी के बाद प्रथम जनगणना थी। ठीक है, आजादी के बाद प्रथम जनगणना थी। उन्नीस 1951 की जो थी आजादी के बाद प्रथम जनगणना थी, उससे लेके 61, 71 और आगे चल के 2011 में आ जाती है। 2011 की जो जनगणना थी, मेन फोकस हमारा 2011 पर ही रहेगा। 2011 की जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना है। कैसी है? 15वीं जनगणना है, क्योंकि आप अगर काउंट करोगे तो 2011 के अगर पूछा भी जाए तो 15वीं आजादी के बाद की 7वीं जनगणना है। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना, सारे डाटा मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना है, तो आपकी 7वीं हो जाएगी, क्योंकि 51 गिन लो ना, तो 51, 61 और आपका 71, 81, 91, 2001 और 2011 कितनी हो गई? 3 और 3 6 और 1 7 हो गई। ठीक है, और टोटल 15वीं जनगणना थी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद 7वीं, टोटल 15वीं। भारत में अगर बात करें जनगणना की
तो भारत में जनगणना के लिए, भारत में अगर बात करें जनगणना की, तो भारत में जनगणना की जो जिम्मेदारी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो जनगणना की जाती है, भारत में जो जनगणना की जाती है वो संघ सरकार की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? संघ सरकार की जिम्मेदारी है, संघ सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, संघ सरकार की जिम्मेदारी है, अर्थात संघ सरकार, केंद्र की सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है। जनगणना की अगर मैं बात करूं तो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है इसको। संघ सरकार, हमारी संविधान की 7वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। और आपको पता होगा कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां भी हैं, हमारे शक्तियों के विभाजन से संबंधित 3 सूचियां इसी 7वीं अनुसूची में है। इसमें आपकी क्या है? संघ सूची। अब आपको बताना है कि कौन सी सूची में आएगी, संघ सूची, ठीक है, और आपकी राज्य सूची, ठीक है, राज्य सूची, और आपका तीसरा होगा समवर्ती सूची। ठीक है, तीसरा क्या होगा? समवर्ती अर्थात कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। ये 3 प्रकार की आपके पास लिस्ट हैं, जहां पर आपके पास यूनियन लिस्ट, आपके पास स्टेट लिस्ट, आपके पास कंकरेंट लिस्ट। अब इन तीनों में से कौन सी लिस्ट में आपकी जनगणना आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब फिर होता नहीं है। अगर कुछ चीजों को छोड़ के हम आगे बढ़े तो फिर उनका कोई मतलब होता नहीं है। तो आप मेरे को बताओ कि इनमें से कौन सी सूची में जनगणना को रखा जाता है, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, मैराथन क्लास कराने की कोशिश करेंगे। देखो, बात करेंगे, कल हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ चलेगा, मैराथन क्लास की मैं बात करूंगा सर से, अगर कल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो परेशान मत होइएगा। ये क्लास 8:30 स्टार्ट हुई थी, 8:30 स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो बताओ जल्दी से, संघ सूची है या राज्य सूची है? संघ सरकार, पीसीएस बनना चाहते हैं 9 बजे भाई ज्वाइन करो, उनकी बातों को सुनो, उनकी बातों को सुनो। अभिमन्यु सेठ जिनके साथ हम पहले मिल चुके हैं, मेरे साथ ही उनका इंटरेक्शन हुआ था, इंटरव्यू मैंने लिया था उनका, वो आपने अगर नहीं देखा है तो उसको देखना। आज एक और धांसू इंटरव्यू 2 लोगों के साथ, अभिमन्यु सेठ सर और आपके अनुपम मिश्र सर। ठीक है, और हमारे आईएएस पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग जाके। हाँ चलेगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? संघ सूची। ठीक है, संघ सूची में इसको रखा गया है। कहां पर रखा गया है? संघ सूची में रखा गया है, बिल्कुल ठीक है। 7th शेड्यूल की संघ सूची में रखा गया है। 1961 में भारत में जनसंख्या के लिए एक जनगणना विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, 1900 सारी जानकारियां 1961 में। ठीक, संघ सूची तो है, लेकिन इसके लिए कोई विभाग तो होगा ना, कौन सा मंत्रालय है, कौन सा विभाग है? ऐसे सुना कि सरकार की जिम्मेदारी है तो सरकार ने कह दिया, भाई कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना। अब सरकार के पास तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सबके काम अलग अलग होते हैं। तो क्या किया गया 1961 में, 1961 में, कब? 1961 में भारत में क्या किया गया? भारत में एक जनगणना विभाग की स्थापना की गई। भारत में जनगणना विभाग की स्थापना की गई। कौन सा विभाग? जनगणना विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंसस। ठीक है, जनगणना विभाग की स्थापना की गई। अब यह जनगणना विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, लिखते जाओ। अब यह जनगणना विभाग है, किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो भारत का जो गृह मंत्रालय है। कौन सा है? भारत का जो गृह मंत्रालय है। तभी तो एनपीआर, एनआरसी जैसे जो चीजें हैं वो अमित शाह लेके आते हैं। अमित शाह सदन में इसके बारे में बोलते हैं, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं भारत के। कौन है? गृह मंत्री हैं। और ये सारी चीजें गृह मंत्रालय के अधीन ही की जाती हैं। तो भारत की जो जनगणना की जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की है, ये नो डाउट, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जनगणना विभाग की है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये विभाग भी तो किसी मंत्रालय के अधीन काम करता होगा, तो वो है हमारा गृह मंत्रालय। क्या है? ये विभाग हमारा गृह मंत्रालय। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए घुमा के और पूछा जाता है कि किस मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है कि भारत में जनगणना को कराए, तो भारत का गृह मंत्रालय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कौन होता है? गृह मंत्रालय की ये जिम्मेदारी होती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की जिम्मेदारी होती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA की जिम्मेदारी होती है। और भारत के अभी मिनिस्टर कौन है? गृह मंत्री कौन है भारत के?
अमित शाह। कौन है भारत के गृह मंत्री? अमित शाह। इससे पूर्ववर्ती गृह मंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह। कौन थे? राजनाथ सिंह। तो 1961 में भारत में जनगणना के लिए जनगणना विभाग की स्थापना की गई। आगे जनगणना विभाग भारत में गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। वर्तमान में भारत के जो गृह मंत्री हैं वो हैं अमित शाह साहब। कौन है? अमित शाह साहब, बिल्कुल शाह साहब। अब क्या है कि ये जनगणना विभाग है, इसका कोई शीर्षस्थ अधिकारी होता होगा। इसका क्या होता होगा? शीर्षस्थ अधिकारी होता होगा। ये क्लास चलती रहेगी 58 तक, ठीक है। हाँ, इसका कोई शीर्षस्थ अधिकारी होता होगा। उसको हम भारत में क्या कहते हैं? उसको हम भारत में क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है भारत का पंजीयक, भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। क्या कहा जाता है जो अधिकारी होता है? भारत का महापंजीयक, भारत का महापंजीयक, ठीक है, भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त एवं जनगणना आयुक्त, ठीक है, एक अधिकारी होते हैं, जनगणना आयुक्त कहा जाता है, ठीक है। ये देश के एक अधिकारी होते हैं जो जनगणना से संबंधित शीर्षस्थ अधिकारी होते हैं। लिख लेना कि जो सर्वोच्च जनगणना विभाग के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं उनका नाम होता है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, रजिस्ट्रार्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इनका पूरा नाम होता है, ठीक है, इनका पूरा नाम होता है। यूपी करंट अफेयर भी कराऊंगा, ठीक है, चलेगा। यहां तक हमने लिख लिया ना। तो ये भाई साहब होते हैं शीर्षस्थ अधिकारी, इन्हीं की देखरेख में भारत की जनगणना की जाती है, ठीक है। और ये किस विभाग के शीर्ष अधिकारी होते हैं? जनगणना विभाग के। जनगणना विभाग गृह मंत्रालय के अधीन होता है। बाकी सारी बातें कब मैं ऊपर कर चुका हूं कि ये आपके 7वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है, हर 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना की जाती है, ठीक है। जनगणना से संबंधित एक और सवाल है, वो ये सवाल है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो अगर मैं विश्व जनगणना की जनसंख्या दिवस की बात करूं, विश्व जनसंख्या दिवस की बात करूं, तो विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस की मैं बात करूं, विश्व जनसंख्या दिवस, तो विश्व भर में हाँ, आप लिंक पेस्ट कर देना कमेंट में उस वाली उसका इवेंट का, ठीक, बार बार। विश्व जनसंख्या दिवस। अब ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डेज है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, ये कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ये बाद में, पहले कब से इसकी शुरुआत हुई? तो 1988 से इसकी शुरुआत हुई। क्यों हुई थी? क्योंकि एक बड़ी बात थी, और बात ये थी कि इससे एक साल पहले आप चलेंगे 11, इससे शुरुआत हुई थी, ठीक है, 1988 से शुरुआत हुई थी इसकी, 1988 से इसकी शुरुआत हुई थी। 11 जुलाई 1987 में कुछ हुआ, और ये हुआ कि दुनिया का एक देश है यूगोस्लाविया एक देश है, और यूगोस्लाविया में उस दिन विश्व का 5 अरबवा बच्चा पैदा हुआ। क्या हुआ? 5 अरबवा, ठीक है, मतलब 5th जो अरबवा बच्चा था वो यूगोस्लाविया में उस दिन पैदा हुआ। मतलब 11 जुलाई 1987 को दुनिया ने 5 अरब की जनसंख्या कंप्लीट की, 5 अरब की जनसंख्या कंप्लीट की। तब से लेके अब तक क्या मनाया जाता है? तब से लेके अब तक दुनिया भर में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लेना। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट जानकारी फिर से वो ये है कि अभी आप सीधे जाएंगे कहां पर? अपने टॉक विद टॉपर्स। किस पे? टॉक विद टॉपर्स, जहां पर विवेक सर और बाकी 2 महारथी आपको मिलेंगे।
विवेक सर और बाकी दो महारथी आपको टॉक विद टॉपर्स में वहां मिलेंगे, तो आप उनसे कुछ सीखेंगे और मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको वहां जाने के लिए कहता हूं, लिंक आपको दे दी जाएगी इवेंट की, अगर आपको नहीं पता वैसे सबसे ऊपर अब वही आएगा। ठीक है, तो मेरी बात मानिएगा, और लिंक आपको अभी पेस्ट कर दी गई उस इवेंट की, तो आप लोग यहां से इस पे क्लिक करिए और सीधे वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, ये निवेदन है मेरा आपसे, लेकिन क्लास को लाइक करने के बाद ही आप वहां पर जाए, पहले लाइक फिर आप तुरंत वहां पर पहुंच जाएंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।